शुरू करते हैं हम लोग लुसेंट से। लुसेंट का फिजिक्स है। फिजिक्स में जो टॉपिक का नाम है या मॉडर्न फिजिक्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक भौतिकी कहते हैं। आप फिजिक्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर आप क्वेश्चन बार बार सुनते भी हैं उससे भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि सफलता मिल रही है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पे जितना ज्यादा कमांड है उतना ही ज्यादा आप सफलता की हो जाएगी। जितना भी पढ़ लीजिए उससे नहीं होगा, लेकिन डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत विशिक होता है, यानी कि प्रकाश के बीम ऑफ लाइट जो डायरेक्शनल एक ही दिशा में है, इस चारों में कौन सा ऐसा बीम ऑफ लाइट है जो एक ही दिशा में जाता है, लेजर, ग्रेजर, मेजर या लेजर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेजर जो होता है, इसको हम लोग लेजर भी कहते हैं अपने भाषा में, तो लेजर है वो ज्यादा डायरेक्शनल होता है, यह ज्यादा आपका क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। यह पूछ देगा क्वेश्चन कि भाई कौन सा ऐसा, चारों में से कौन सा ऐसा है जो एक ही दिशा में ज्यादा डायरेक्शनल होता है, तो वो कौन है, हमारा लेजर जो है वह क्या होता है, ज्यादा डायरेक्शनल होता है। लेकिन इससे 2-3 क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है, पहला तो दे रहा है प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। देखिए टीचर के साथ पढ़ने का क्या फायदा, इससे पहले चीज पार करते हैं बीम ऑफ लाइट है क्या। पहले तो आप लोग आंसर टिक लगा लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेजर हो जाएगा। या एसएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न। तो क्या लिखिएगा, पेज पे लिख लीजिए लुसेंट। लुसेंट में क्या लिख लेंगे, फिजिक्स, और टॉपिक का नाम क्या है, आधुनिक फिजिक्स, मॉडर्न, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक भौतिकी। इस तरह से लिख के आप क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, और 1 का आंसर क्या लिखिएगा, डी लिखिएगा। आप देखिए समझते हैं लेजर है। पहले बीम ऑफ लाइट देखते हैं, प्रकाश का पुंज, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रकाश का पुंज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का पुंज मतलब झुंड, याद रखिएगा। बहुत सारा जो प्रकाश का किरण होगा उसके झुंड को क्या कहा जाएगा, पुंज कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारा प्रकाश का किरण एक साथ है, तो यह क्या कहलाता है, प्रकाश का पुंज कहलाएगा या बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। प्रकाश के किरण का जो समूह होता है, झुंड जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का पुंज कहा जाता है। प्रकाश का पुंज जो है यह 3 प्रकार का होता है, समानांतर पुंज, समानांतर पुंज, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम। सब नोट भी करते चलेंगे, रिवीजन भी होगा। दूसरा है अभिसारी पुंज, अभिसारी पुंज, जिसको कन्वर्जिंग बीम कहते हैं, कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। और तीसरा होता है, क्या होता है, अपसारी पुंज, अपसारी पुंज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम के नाम से। इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम। नोट कीजिए, समझाते हैं क्या है, समानांतर पुंज, अभिसारी पुंज या अपसारी पुंज। नोट जरूर करते चलिएगा, ठीक है। यही सब अभी लगेगा कि याद हो गया, लेकिन बाद में क्या होगा, भूल जाइएगा, इसलिए नोट करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं समानांतर पुंज किसको कहते हैं, जब प्रकाश का किरण एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के पैरेलल, तो इसको क्या कहा जाता है, समानांतर पुंज कहा जाता है, पैरेलल बीम कहा जाता है। जिनका +2 में फिजिक्स सब्जेक्ट होगा ना, जो बीपीएससी तैयारी देंगे उनके लिए बहुत काम है। अगर प्रकाश का किरण जो है अगर एक जगह पर आकर मिलता है, तो इसको क्या, मिलने के लिए क्या कहते हैं, अभिसारी, जिसको क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग बीम। इसको हम लोग कहते हैं
अभिसारी। और अगला जो होता है ये क्या है, डाइवर्ज। यानी कि इस प्रकार से प्रकाश का किरण बाहर निकलता है, इसको क्या कहा जाएगा, डाइवर्जिंग, जिसको हम लोग कहते हैं अपसारी। ठीक है, नो, यानी कि एक बिंदु पर आकर मिले तो अभिसारी, एक बिंदु से बाहर की ओर निकले तो क्या हो जाएगा, अपसारी। जब एक दूसरे के समानांतर पैरेलल हो तो क्या कहलाता है, समानांतर। बिल्कुल स्वाति जी, आपका भी रहेगा। किस कोर्स के लिए हैं आप? ये लुसेंट तो सब के लिए काम आता है। लुसेंट आपको जस्ट लाइक दही है, वेज और नॉन वेज सब में चल। ये हो गया हमारा समानांतर, अभिसारी, अपसारी। ठीक है, तो एक तो हमारा ये चीज क्लियर हो गया। देखिए हम लोग क्या एक्सप्लेन, क्या देखेगा, ये जो प्रकाश किरण का पुंज जो है, तो अगर आपसे कोई प्रश्न आप दे देगा कि किरण का पुंज क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। प्रकाश के किरण के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, किरण का पुंज कहते हैं। किरण का पुंज कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, समानांतर, अभिसारी, अपसारी। जब प्रकाश का किरण एक दूसरे के समानांतर हो उसको क्या कहते हैं, समानांतर पुंज। जब प्रकाश का किरण एक बिंदु पर आकर मिलता हो तो क्या हो जाएगा, अभिसारी पुंज। जब प्रकाश का किरण एक बिंदु से बाहर निकलता हो उसको क्या कहते हैं, अपसारी। अब हम किस पर व्याख्या करते हैं, इसके आंसर पर, जो क्या है, लेजर। आखिर लेजर है क्या, इसके बारे में एक एक चीज तोड़ के देखिए। लेजर, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, पहला तो यही पूछ देता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफाई मतलब क्या होता है, बढ़ाना। प्रकाश को क्या करता है, बढ़ाता है। किसको उत्तेजित करके, किसको स्टिमुलेट करके, तो रेडिएशन को, तरंग को उत्तेजित करके। तो लेजर कैसा प्रकाश होता है, तो यह एक मोनोक्रोमैटिक लाइट होता है। यह क्या होता है, एक वर्णी प्रकाश होता है, मोनोक्रोमैटिक लाइट होता है। यह एक वर्णी प्रकाश होता है। एक वर्णी प्रकाश कहने का मतलब क्या है बाबू, एक मतलब वन, वर्ण मतलब रंग। इसमें केवल कैसा रंग होगा, एक ही रंग होगा। जैसे सूर्य के प्रकाश में कितना रंग होता है, 7 रंग होता है। ठीक है, तो वह बहुवर्णी हो गया, पॉलीक्रोमैटिक। लेकिन लेजर में केवल एक ही प्रकाश होता है, इसलिए क्या होता है, एक वर्णी प्रकाश होता है। ठीक है, दूसरा ये कैसा होता है, तो आरंभ में समानांतर, पैरेलल बीम इन द बिगिनिंग, पैरेलल बीम इन द बिगिनिंग एंड बिकम्स डाइवर्जेंट लाइट। बाद में क्या बन जाता है, अपसारी। यानी कि आरंभ में समानांतर, आरंभ में समानांतर, परंतु बाद में यह क्या हो जाता है, अपसारी हो जाता है। ठीक है, सेकेंड, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। केवल ये याद कर लेना। हाँ, यह कैसा होता है, जस्ट बतलाए, डायरेक्शनल होता है, ज्यादा इसमें बिखराव नहीं होता। ये क्या होता है, दिशिक होता है, यानी कि एक ही दिशा में लगभग चलता है, एक ही दिशा में चलने वाला। ठीक है, यानी कि ज्यादा इसमें
स्कैटरिंग नहीं होता, ज्यादा इसमें बिखराव नहीं होता, लगभग क्या चलेगा, सीधे चलेगा। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, तो क्यूआर कोड जो स्कैन करते हैं, ठीक है, क्यूआर कोड के स्कैनिंग में किसका उपयोग किया जाता है, लेजर का। तो यहाँ क्या क्या और इसमें हम नोट कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन, क्यूआर कोड को जो स्कैन करते हैं इसमें हम लोग लेजर का उपयोग करते हैं। आंख के ऑपरेशन में कहता लेजर ऑपरेशन हुआ, आंख के ऑपरेशन में आप क्या करते हैं, लेजर ऑपरेशन हुआ, तो आई ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ आंख, आंख के ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ आंख, इसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, लेजर तकनीक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो लेजर के बारे में हम लोग क्या क्या याद रखेंगे, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये कैसा प्रकाश होता है, तो यह एक वर्णीय प्रकाश, इसमें केवल एक ही रंग होता है, मोनोक्रोमैटिक होता है। ये कैसा नेचर का होता है, डायरेक्शनल नेचर, दिशिक होता है, एक ही दिशा में यह क्या होता है, चलता है, यानी कि इसमें ज्यादा बिखराव नहीं होता है। ठीक है, ये चलेगा कैसे, तो शुरुआती दौर में यह क्या रहता है, पैरेलल रहता है, समानांतर रहता है, बाद में कैसा हो जाता है, डाइवर्जेंट, अपसारी हो जाता है। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, क्यूआर कोड जो आप स्कैन करते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है, लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है, और साथ साथ जो आंख का जो ऑपरेशन होता है उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, लेजर लाइट का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो देखिए एक प्रश्न से हम लोग कितना फैक्ट निकाल लिए, अगर आप खुद पढ़ते तो पहला का आंसर क्या याद कर लेते, डी। आप देखिए कहां बच्चा गलती करता है, उसका एक और उदाहरण देखिए, लेजर बीम सदा होती है, लेजर बीम हमेशा कैसा होता है, दे रहा है पहला ऑप्शन कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, दूसरा ऑप्शन दे रहा है डाइवर्जिंग, तीसरा ऑप्शन दे रहा है पैरेलल, चौथा शुरू में पैरेलल बाद में डाइवर्जिंग। क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन देखिए बाबू, यहां इसके हम आंसर की ओर चलते हैं दूसरे, दूसरा का आंसर हम लोग क्या देखे हैं, डी देखे हैं, और यहां देखें यहां दूसरा का आंसर क्या दे रहा है, डी, अपसारी। हम यही चीज हमेशा क्लास में आपको कहते थे कि आपस में जो बच्चा डिस्कशन करता है तो कैसे याद कर लेगा, जो बच्चा हेड होता है, जो डिस्कशन बच्चे को करवाता है, उसको भी तो आंसर दूसरा का क्या पता रहेगा, बी, अपसारी। अब एक बच्चा रटा, वो सब बच्चा को क्या रटा देगा, डी। एग्जाम में वही बच्चा गलत कर दे, वही तो भीड़ चाल होता है, एक भेड़ चलता है ना आगे आगे, तो पीछे सब भेड़ उसके पीछे चलता है। वो पीछे वाला भेड़ को इससे मतलब नहीं होता है कि आगे वाला भेड़ गड्ढा में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। अगर आगे वाला भेड़ गड्ढा में कूद जाएगा ना, तो देखिएगा पीछे वाला मुड़ेगा नहीं, तो सब क्या होगा, गड्ढा में कूद जाता है। यही चीज होता है खुद से पढ़ने में, जाते जो क्लब कल्चर चला हुआ। अब देखिए यहाँ पर सब बच्चा क्या याद कर लेता, डाइवर्जिंग याद। इसलिए हम लोग कहेंगे तो लोग को लगता है कि टीचर कमाने के लिए बोल रहा, सबका यही बच्चे लोग को रहता है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का पहले पैरेलल, कितना क्वेश्चन का गूगल वेरीफाई कीजिए, एक में आपको 100 क्वेश्चन है तो 100 का गूगल पे सर्च मारते रहिएगा, पता चला उतना एग्जाम हो जाएगा, टीचर बन के रहोगे गूगल पे सर्च कर। ठीक है, तो दूसरा समझ गए कि शुरू में समानांतर, बाद में क्या है, अपसारी। तीसरा देखते हैं, परमाणु के नाभिक में होता है, बहुत टफ क्वेश्चन है, क्या होता है, एटॉम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और याद रखिएगा इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है।
याद रखिएगा। इनके बीच जो बल लगता है इसको नाभिकीय बल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया ये भी बतलाया है, एक जापानी वैज्ञानिक युकावा के द्वारा दिया गया। तो एक अलग से स्लाइड में ही हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं ताकि अच्छे से बना लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है इसमें परमाणु के नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? तो एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और प्लस क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियॉन के बीच जो आपस में बल लगता है इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। नाभिकीय बल का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? यह युकावा के द्वारा दिया गया, जो जापान के क्या थे? वैज्ञानिक थे। और नाभिकीय बल का विशेषता क्या है? तो प्रकृति का सबसे मजबूत बल, प्रकृति का सबसे प्रबल बल होता है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। प्रकृति का सबसे मजबूत बल कौन है? नाभिकीय बल है। तो तीसरा वाले ऑप्शन से क्या निकाल सकते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। इस न्यूक्लियॉन पे जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? युकावा के द्वारा। नाभिकीय बल का विशेषता क्या है? यह प्रकृति का सबसे क्या होता है? मजबूत बल होता। और चीज देखते हैं हम लोग और यह ऐड करते हैं। देखिए, परमाणु नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। किस प्रयोग के द्वारा किया गया? तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। प्रयोग का नाम क्या है? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसी को शॉर्ट नोट्स कहते हैं, छोटा छोटा पॉइंट बना ले। अब इतना ही से मेरा बहुत कुछ निकल गया कि परमाणु नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड। किस प्रयोग के द्वारा किया गया? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। परमाणु नाभिक का आकार कितना होता है? 10 का पावर -15 मीटर, या इसी को क्या कहा जाता है? एक फर्मी कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे? परमाणु नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा। परमाणु नाभिक का आकार कितना होता है? 10 का पावर -15 मीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक फर्मी, या इसी को फेम्टोमीटर भी कहता है। बदमाशी कभी कभी क्या करेगा? फर्मी के जगह पर फेम्टोमीटर दे देगा। नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? युकावा के द्वारा। और नाभिकीय बल का विशेषता क्या है? यह प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। नोट कर लीजिए। इसको कहते हैं बाबू डिस्कशन। आपस में आप लोग इसी तरह एक दूसरे से पूछ लीजिएगा, ध्यान रहेगा। आवाज आ रही है ना? ऑनलाइन वाले बतलाएंगे। चल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा लूसेंट सामने रखेंगे, जिसका हो रहा है वो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक है, और कल सुनेंगे सबसे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन का खोज किनके द्वारा किया गया? आप देखिए, दे रहा है न्यूट्रॉन का खोज किनके द्वारा किया गया। तो न्यूट्रॉन का खोज किनके द्वारा किया गया? चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया? चैडविक। आप देखते 2-3 चीज जानते हैं। 3 कण होता है। देख, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किनके द्वारा किया है? हाँ, प्रोटॉन का खोज ये देखा
तब जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का किए हैं बाबू, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे। अब न्यूट्रॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया? जेम्स चैडविक। इसी तरीके से पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का खोज, पॉजिट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया? एंडरसन के द्वारा। न्यूक्लियस का खोज, आविष्कार का हमने खोज किया, न्यूक्लियस का किसके द्वारा होगा? रदरफोर्ड के। रेडियो सक्रियता का खोज, रेडियो सक्रियता का खोज बैकरेल के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, तो प्लस और माइनस मिलकर इस पर आवेश क्या होता है? रेडियो सक्रियता के दौरान यही न्यूट्रॉन जो है वह टूट कर क्या दे देता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो एक प्रश्न और पूछता है, इस तीनों में अस्थायी कण कौन है? अनस्टेबल पार्टिकल कौन है? तो तीनों में अस्थायी कण कौन होता है? न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन रेडियो सक्रियता के दौरान टूटकर क्या दे देता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे देता है। तो न्यूट्रॉन के बारे में एक चीज और यहाँ पे याद रख लेंगे बाबू, अनस्टेबल पार्टिकल, अनस्टेबल पार्टिकल यानी कि अस्थायी कण, अस्थायी कण यानी कि जब तक यह न्यूक्लियस के भीतर है यह स्टेबल है, जहां न्यूक्लियस के बाहर निकालिएगा मर जाएगी, है ना, जैसे मछली जल की रानी, उसी प्रकार से न्यूट्रॉन न्यूक्लियस की क्या रानी। ठीक है, रेडियो सक्रियता के दौरान यही न्यूट्रॉन टूट कर क्या दे देता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे देता है। नोट कर मैडम क्यूरी और प्योरी दो पत्नी थे, इनके हिसाब से अफेयर देखा, ठीक है। अब वो आपको क्या है? पोलोनियम धातु का खोज किए थे रेडियो सक्रिय तत्व, ठीक है, यानी कि पोलोनियम जो रेडियो सक्रिय तत्व है वो किनके द्वारा खोजा गया? मैडम क्यूरी के द्वारा। सबसे पहली बार ये पता लगाना कि रेडियो सक्रियता होता है वो सबसे पहली बार कौन दिए थे? मैडम क्यूरी और प्योरी का खोज के पोलोनियम धातु था। वही बताए थे पोलोनियम धातु क्या था? रेडियो सक्रिय तत्व था। वही मैडम क्यूरी के पूरे शरीर पर क्या होता था? रेडियो सक्रिय विकिरण पड़ा, जिसके कारण पूरे शरीर में घाव हो गया, कैंसर हो गया और अंततः उनका निधन। ठीक है, इसको देखना। ऑनलाइन वाले में कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा सभी को। जरूर जुड़िए, जो भी ऑनलाइन कोर्स से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िए, बहुत फायदा करता। अभी आपको तो समझ में नहीं आए। चलिए अगले प्रश्न एक हम बता ही दिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। अगला हमारा निम्न में से देखिए, आ ही गया क्वेश्चन, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अस्थायी कण कौन है? अनस्टेबल पार्टिकल। देखिए यही होता, अभ्यास इतना कीजिए कि आपको पता चल जाए अगला क्वेश्चन क्या पूछे। अनस्टेबल पार्टिकल कौन होता है? तो अस्थायी कण कौन होगा? अब देखिए यहाँ तो हम बता दिए आपको कि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। आप याद भी कर लिए कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण। हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही बना दे, कथन में दे देगा न्यूट्रॉन अस्थायी कण होता है, अनस्टेबल पार्टिकल होता है। कारण में दे देगा क्योंकि यह रेडियो सक्रियता के दौरान टूट कर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देता है। तो यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी क्या है? सही है। बहुत सारा बच्चा रट जाएगा कि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, लेकिन कैसे, क्यों इसको अनस्टेबल पार्टिकल कहते हैं, ये कारण नहीं पढ़ पाता है, जिसके कारण एग्जाम में छूट जाता है। इस क्लासरूम में अफसोस करना एक अच्छी बात है। एग्जाम में एक एक प्रश्न क्या होता है
महत्वपूर्ण। जहां एक एग्जाम में 10-10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, यानी कि एक नंबर में समझ जाइएगा 50,000 1 लाख बच्चे का डिफरेंस है, यानी कि आप एक नंबर कम लाए तो समझिए आप 1 लाख बच्चे से क्या है, कम है। तो हर क्वेश्चन वहां महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जो ये सोच के चलते हैं कि अच्छा एक ही क्वेश्चन छूटा ना, 2 ही क्वेश्चन छूटा ना, 2 क्वेश्चन छूटने के बाद तो 2 लाख बच्चा से आप क्या हो गया, रैंकिंग में पीछे हो गए और कट ऑफ से क्या हो गए, बाहर हो गए। तो आपको हर प्रश्न पे मेहनत करना होगा और यहाँ पे अनुभव ही बता पाएगा कि कहाँ पर क्या होगा, कैसे प्रश्न बनेगा। तो एक क्वेश्चन बता दीजिए कि क्या बन सकता है। हम भले रखवा दिए कि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण, लेकिन एग्जाम में एक और रास्ता पकड़ सकता है, वो पूछ देगा, क्वेश्चन में ही डाल देगा न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण, कथन में और कारण में अब दे देगा, तो फंस गए। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी होता है। तो कारण भी हम समझ गए और कथन भी हम लोग क्या किए, समझ गए। अगला है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो कह रहा है सवाल में कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, 2 तो क्या हो जाएगा 4। और याद रखिए कोई भी उदासीन परमाणु में, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन का संख्या किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर। तो कभी कभी प्रोटॉन का संख्या नहीं देगा, दे देगा किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तब तो कहेगा सर तो पढ़ाए थे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या, या तो प्रोटॉन का संख्या दिया ही नहीं है, तो वहां पर किसको जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जामिनर जहां तक दिमाग लगाएगा वहां तक हम लोग को दिमाग लगाना। कहते हैं चोर को पकड़ने के लिए चोर वाला दिमाग होना चाहिए। एग्जामिनर के क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आपको स्टूडेंट टाइप नहीं सोचना, आपको एग्जामिनर टाइप सोचना है कि एग्जामिनर इससे और क्या क्या प्रश्न बना सकता है, इसको नोट। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, तभी वह परमाणु क्या उदासीन आयन में क्यों नहीं, धन आवेशित आयन है जिसमें प्रोटॉन का संख्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। ऋण आवेशित आयन है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से ज्यादा। ठीक है, अब हम वर्ड यूज किए उदासीन परमाणु, न्यूट्रल। तो जहां उदासीन है इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा, शब्द पे एकदम तो समझ के द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन। उसी प्रकार से होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। दूसरा हमारा होता है एटॉमिक नंबर, जो हमारा क्या है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए रिवीजन होता है, जितना आप अभ्यास कीजिएगा उतना रिवीजन होगा, लगेगा। यही सब तो आनंद है बाबू। असली जीवन का आनंद दारू और ताली में नहीं है, असली जीवन का आनंद एमसीक्यू में छुपा हुआ। ठीक है, तो प्रोटॉन का संख्या जो है वही किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक। यानी कि अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, यानी कि इसमें प्रोटॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तो किसी तत्व को दिखाते कैसे हैं, तत्व का जो निचला वाला हिस्सा है वो परमाणु क्रमांक को बतलाए, ऊपर वाला हिस्सा में क्या लिखते हैं, द्रव्यमान क्रमांक। यानी कि नीचे क्या लिखते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। ऊपर क्या लिखाता है, द्रव्यमान संख्या, या इसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्रमांक। जैसे सोडियम है तो सोडियम जो है 11 और
23 है। इसका मतलब है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, द्रव्यमान क्रमांक कितना है 23। न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करें बता देंगे। 23 में से 11 गया कितना हो जाएगा 12। तो देखिएगा बीपीएससी एक आध बार 67 में शायद पूछा हुआ है, यूरेनियम में न्यूट्रॉन का संख्या पूछ दिया था और अच्छा बच्चा फंस गया। कुछ नहीं करना तो ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या कर देना घटा देना। तो ये समझ गए। तो यहाँ तो समझ में 4 होगा। अब नाभिक देखिए न्यूक्लियस का आकार कितना होता है, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए। नाभिक का आकार कितना होता है 10 का पावर -15 मीटर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक फर्मी कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है एक फेम्टोमीटर के नाम से जानते हैं। और दूरी का सबसे छोटा मात्रक जिससे अभी तक मापा गया है वो कौन है आपका फर्मी ही है। अगला है पॉजिट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया। ठीक है अभी जस्ट देखिए पॉजिट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया। तो पॉजिट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया एंडरसन के द्वारा किया गया। अब देखिए रिवीजन कर ले, चैडविक के द्वारा क्या चीज का खोज किया गया न्यूट्रॉन का खोज किया गया। थॉमसन के द्वारा किसका खोज किया गया इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया। रदरफोर्ड के द्वारा किसका खोज किया गया नाभिक का क्या किया गया खोज किया गया। ऐसा नहीं कि एक ही विकल्प पर ध्यान देना है, सिर्फ वाइट पे ध्यान नहीं देना है, सारी सबको एक बार देख लेना है, यानी कि जो भी विकल्प है उसको भी रिवाइज करके आपको चलना पड़ेगा। ठीक है अब देखिए पॉजिट्रॉन का विशेषता हम पहले बता चुके थे, थोड़ा और बता देते हैं। देखिए पॉजिट्रॉन जो है इसको इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहा जाता है। पॉजिट्रॉन जो है इसको एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण या कौन होता है हमारा पॉजिट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के समान इसका आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के समान ऋण आवेश होता है, इस पर भी धन आवेश। इलेक्ट्रॉन के समान द्रव्यमान होता है, यानी कि मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ही तरह इसका मास होता है, लेकिन आवेश क्या होगा धन आवेश। इलेक्ट्रॉन का क्या है ठीक उल्टा, इस पर कौन सा आवेश होगा धन आवेश, यानी कि इस पर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है निगेटिव, पॉजिट्रॉन पर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण किसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। तब तो मन में सवाल आएगा सर प्रोटॉन को हम प्रतिकण क्यों नहीं कहते, क्योंकि प्रोटॉन पर भी तो कौन सा आवेश है धन आवेश है पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखिएगा प्रोटॉन का मास जो है द्रव्यमान जो है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है। अगर प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता तो प्रोटॉन भी क्या कहलाता इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, लेकिन प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के क्या है बराबर है, बस चार्ज क्या है अलग है। दैट्स व्हाई पॉजिट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और पॉजिट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन के द्वारा किया गया। नोट कर देंगे इसको, अगर कोई बच्चे एमपीपीएससी भरेंगे तो उसमें लुसेंट से खूब क्वेश्चन पूछता है। एंडरसन है स्वाति जी पॉजिट्रॉन का। प्रोटॉन जो है ना प्रोटॉन का गोल कंफ्यूज आपका है, प्रोटॉन का क्या है गोल क्या है ठीक है। अब पॉजिट्रॉन का क्या है एंडरसन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना होता है। तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान मास है सॉरी हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है कितना एक है, इसमें भी क्या हो जाएगा आपको प्रोटॉन का संख्या क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, इलेक्ट्रॉन का खोज जस्ट बताए जे
थॉमसन के द्वारा। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके संख्या के बराबर होता है? तो नाभिक में प्रोटॉन के संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। एक स्लाइड जो हम लिखा है उसी स्लाइड से 2-3 प्रश्न यहाँ पर क्या हुआ? बन गया। ठीक है, तो ये सब तो लुसेंट में अपना टिक लगाते चलेंगे, इसी से हो जाए। तो फिर क्या करेंगे? बताता हूँ कुछ। अगला है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। बड़ा भारी क्वेश्चन दे दिया है। नाभिक के भीतर, न्यूक्लियस के भीतर, न्यूक्लियस के बाहर, कक्षक में, ऑर्बिटल में, या नाभिक और कक्षक दोनों में क्या हो जाएगा? या नाभिक के क्या होगा? भीतर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा और फंसा सकते हैं। यहाँ पे कैसे आप फंस सकते थे? यहाँ दे देता नाभिक और नाभिकीय कक्षक। यहाँ एक वर्ड हम चेंज कर दे, न्यूक्लियर ऑर्बिटल, तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाता? एग्जाम में ऐसे भी कहेगा, अब दे देगा न्यूक्लियस कहाँ रहता है, ठीक है, तब अब सबको पता है नाभिक के भीतर। लेकिन यहाँ पर आ जाए तो फिर ऑप्शन हमारा क्या होगा? एक वर्ड चेंज कर देगा, एग्जाम में पूरा आपको क्या करेगा? लपेटा में। ठीक है, जीएस इसलिए देखिएगा 50% क्वेश्चन जीएस से ही पूछा जाता है। हजारों विकल्प है। पॉलिटी रख के गए, हिस्ट्री से क्वेश्चन बढ़ा देगा, हिस्ट्री रख के गए, ज्योग्राफी से बढ़ा देगा। देखिएगा आज से 4-5 साल पहले तक बच्चा का हिस्ट्री बहुत कम रट गया, बच्चा को पता चला मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है, रट गया सर। इधर ज्योग्राफी से क्वेश्चन देने लगा, भाई कमांड करो, ज्योग्राफी कहाँ रटेगा? मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है, मैप तो रट्टा नहीं मारेगा, टीचर पढ़ाता नहीं, मैप पे फंस जाता है। तो यहाँ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? तो 1 यूनिट 2 यूनिट तो क्या होगा? 1 यूनिट। अब आइसोटोप किसको कहते हैं? समस्थानिक किसको कहते हैं? देखिए ये किसी से बीपीएससी है ना, 67वीं बीपीएससी देख लीजिए, 68वीं बीपीएससी देख लीजिए, आइसोटोप से 2-3 बार क्वेश्चन घुमा के पूछा। यही तो 3 क्वेश्चन लगातार होगा ये बीपीएससी पूछेगी। तो कभी कभी बीपीएससी क्या करता है? डाइवर्ट कर दिया सबको, घटना चक्र, एनसीईआरटी और लुसेंट से उठा के क्या करेगा? क्वेश्चन दे देगा। हम लोग को एग्जामिनर को इस पर कोई मौका नहीं देता। क्या है सवाल? समस्थानिक आइसोटोप, इसको क्या कहते हैं? समस्थानिक। समझिए, जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, यहां लिख रहे हैं हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, H11, H1 और H1। नीचे वाला किसको बतलाता है? परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को। ऊपर वाला किसको बतलाता है? द्रव्यमान क्रमांक। तो इस तीनों का क्या है? समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक, परंतु भिन्न द्रव्यमान क्रमांक, द्रव्यमान क्रमांक, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये हो गया परिभाषा। दूसरा देखते हैं, इस सब में प्रोटॉन का संख्या कितना है? 1। देखिए इसमें भी प्रोटॉन का संख्या कितना है? 1। इसमें भी प्रोटॉन का संख्या 1, इसमें भी प्रोटॉन का संख्या 1। क्योंकि नीचे वाला किसको बतलाता है? प्रोटॉन के संख्या को। अब न्यूट्रॉन का संख्या देखते हैं, क्या हो जाएगा? 1 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1, 3 में से 1 गया। अब दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं? समान प्रोटॉन का संख्या भिन्न। आप देखते बच्चा रट के जाता है, तो वैसा परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान क्रमांक भिन्न हो, उसको क्या कहते हैं? आइसोटोप, समस्थानिक। एग्जाम में क्वेश्चन दिया वैसा परमाणु जिसमें प्रोटॉन का संख्या समान, बीपीएससी पूछे हुए बीपीएससी, न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न, उसको क्या कहा जाता है? अब उधर सोफा लगा हुआ, सो जाइए आराम से, वहां दे दो।
यहाँ चादर भी है, ऐसे घबराना नहीं, सब कुछ है, वो सोने में सबका व्यवस्था है यहाँ, ठीक। तो ये समझ में आया। तो ऐसे 68 में भी बेसिक क्वेश्चन क्या किए हुए हैं पूछे, और अच्छा खासा बच्चा फंस गया है। तो हमारे एज ए टीचर काम है हर रास्ता आपको बताना। महुआ से जाम है तो जमदाहा होकर पटना पहुंच जाओ, लेकिन पहुंचो, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, समान प्रोटॉन का संख्या, समान प्रोटॉन का संख्या परंतु भिन्न न्यूट्रॉन का, परंतु भिन्न न्यूट्रॉन का। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन but different number of same number of proton but different number of ये हमारा समझ। अब तीन जो परमाणु है तीनों किसका है, हाइड्रोजन का है कि अलग अलग है, एक ही तत्व के समान परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु, यानी कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यह भी याद। तो देखिए इसको परिभाषा क्या बोलेंगे, एक ही तत्व के समान परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान क्रमांक भिन्न, या जिनका प्रोटॉन का संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न, इसको क्या कहते हैं, समस्थानिक। इसका नाम समस्थानिक क्यों पड़ा, तो देखिए सम मतलब होता है समान, सम मतलब होता है समान, स्थानिक मतलब होता है स्थान यानी कि पोजीशन। देखिएगा आवर्त सारणी में ये तीनों के लिए अलग अलग स्थान नहीं दिया गया, तीनों को एक ही स्थान पर क्या किया गया है, दिखाया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइसोटोप, सम स्थानिक कहते हैं। तो पूछ देगा इसको सम स्थानिक क्यों कहा जाता है, तो इन सभी का आवर्त सारणी में स्थान जो है, पोजीशन जो है वो समान है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सम स्थानिक के नाम से जानते हैं। इनका आवर्त सारणी, इनका आवर्त सारणी में समान स्थान होता है, समान स्थान होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समस्थानिक। तो ऐसे भी क्वेश्चन बड़ा होगा, निम्न कथनों पर क्या करे, विचार करे। निम्न कथनों पर विचार कहने का मतलब क्या है, आपको दे देगा कि समस्थानिक, यही तीन ऑप्शन में यहीं से बना देगा कि समान परमाणु क्रमांक, भिन्न द्रव्यमान क्रमांक, समान प्रोटॉन और भिन्न न्यूट्रॉन। तीसरा ये, चौथा एक विकल्प दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको तभी बनेगा जब आइसोटोप के बारे में सब कुछ आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन से हम लोग कितना चीज फाड़ करके निकाले। हम लिखित ले लीजिए, हमसे यह रिकॉर्डेड रहेगा, अगर एमसीक्यू बैच को लगातार कोई कर लिया तो उस बैच से रिजल्ट आ जाएगा। ये हमसे ऑडियो है, हम सुना भी देंगे, अगर रिजल्ट आया तो सुन लीजिए। एक आध बच्चे तो हैं जो हम लिखित दे सकते हैं, वर्तमान नहीं आ जाएगा, लेकिन एमसीक्यू बैच में आने से नहीं होता। मंदिर में जाकर नहा के बैठने से पुजारी नहीं कहलाता, वहां पूजा करना पड़ता है, झाल पीटना पड़ता है। एमसीक्यू बैच में सीधे एडमिशन लेके बैठ गए, इससे रिजल्ट नहीं आएगा। जो होमवर्क दे, जिस प्रकार से बोले कि क्वेश्चन याद करके आना है, क्वेश्चन बना के आना है, अगर वो कीजिएगा तभी आपका क्या आता है, रिजल्ट। ठीक है, ये यहाँ तक नोट कर लीजिए। आप देखिए बाबू, समझिए, ये हम तीन चीज आपको बता रहे हैं। हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप, H11, H12 और H13। इस हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक का नाम, एक का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम क्या है, तो पूछ देगा हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन का तीन समस्थानिक तीन आइसोटोप है। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तीनों का अपना अपना विशेषता, एक में से एक गया क्या होगा, जीरो।
न्यूट्रॉन का संख्या 0। एकमात्र तत्व जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है वह कौन है? प्रोटियम। और वास्तव में जो हाइड्रोजन आप कहते हैं यही आपका हाइड्रोजन है, इसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। न्यूट्रॉन इज एब्सेंट। ठीक, समझिए, बाद में उतारिए। इसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। दूसरा, जो जल का सूत्र हम लिखते हैं H2, इसमें ये जो H है यह वास्तव में कौन सा है? जो नॉर्मल हाइड्रोजन की जो बात करते हैं वो हाइड्रोजन कौन सा है? हमारा प्रोटियम है, जिसका द्रव्यमान क्रमांक कितना है? समझ में, बाद में होता है। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जो है, देखिए इससे अगर बना तो यह क्या लिखिए? H2, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए, तो इसमें और इसमें भारी कौन है? इसका द्रव्यमान क्रमांक 1 है, इसका द्रव्यमान क्रमांक 2। तो इस पानी से ज्यादा भारी कौन है? ये, इसलिए इसको भारी जल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भारी, हेवी वाटर। और हेवी वाटर का हमने यहाँ ड्यूटेरियम है तो H की जगह यहाँ D का उपयोग करते हैं। इसको क्या लिख देते हैं? D2। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है, इसको क्या कहा जाता है? भारी जल। भारी जल क्यों कहते हैं? क्योंकि जल की तुलना में इसका मास जो होता है जल। और तीसरा हमारा कौन है? ट्राइटियम। ट्राइटियम हमारा क्या है? रेडियो एक्टिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय। तो पूछ लेगा कि हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय है? तो हमारा कौन है? ट्राइटियम। तो हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन का 3 क्या होता है? समस्थानिक आइसोटोप होता है। एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ड्यूटेरियम जो है, इससे क्या चीज का निर्माण किया जाता है? भारी जल का। और ट्राइटियम जो है, यह क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। इसको बताइए और मजेदार बात, इसे चीर फाड़ करके निकालते क्या? वैसे कोई नॉन डिस्टिल हुआ उसी बात में पेट साफ है। भारी जल निकलिए, यह याद रखिएगा, भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय संयंत्र। ये भी नोट ही कर दे। भारी जल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय। तो भारी जल का उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं? नाभिकीय संयंत्र में करते हैं, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड से बना वो डिस्टिल होता है। जो बैटरी में जो वाटर उपयोग करते हैं वो आपको यही वाटर है, लेकिन पूरा आशुद्ध जल, उसको पूरा शुद्ध कर दिया जाता है, इवेपोरेट करके बाष्पीकृत करके उसका ठंडा किया। ठीक है, ये चीज समझ में। हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप है? 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या हो जाएगा हमारा? ट्राइटियम। तो आप तेजी से कराएंगे, बहुत प्रश्न है, 90 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन हम लोग निकाल लें तो समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा। और आज शायद लाइट भी नहीं आने वाली है। तो चल आगे देखते हैं हम। अब देखिए, याद रखिए, जो हाइड्रोजन बॉम्ब जानते हो, हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुनते होंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब का निर्माण कैसे किया जाता है पता है? यानी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को मिला, ड्यूटेरियम प्लस ट्राइटियम को मिलाकर हम लोग इसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन बम का निर्माण। या जब 2 नाभिक आपस में मिलता उसको नाभिकीय संलयन का, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन का। इसको दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड उपयोग करते हैं? संलयन। तो नाभिकीय संलयन का
उपयोग किया जाता है, जिसके कारण अथाह ऊर्जा निकलता है, बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन दिखाते हैं। समझिए, बाद में बताइएगा। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है, ताप नाभिकीय अभिक्रिया, ताप नाभिकीय अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि अथाह मात्रा में ऊष्मा निकलता है, अथाह मात्रा में ऊर्जा ऊष्मा निकलता है। रिलीजेस enormous amount of releases enormous amount of heat, अथाह मात्रा में क्या निकलता है उसमें। तो समझिएगा, पूछ देगा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है, जिसमें दो हल्का नाभिक आपस में मिलकर तब भारी नाभिक का क्या करता है, निर्माण करता है। तो हल्का नाभिक कौन है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और इस अभिक्रिया के दौरान बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए एग्जामिनर आपको कैसे फंसाएगा। हम तो आपको पढ़ा दिए कि हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है। एग्जामिनर क्या करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन वाला विकल्प को ही हटा देगा और ऑप्शन में क्या दे देगा, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन दे देगा, और एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब दे देगा हाइड्रोजन बम आधारित होता है, एक विकल्प दे दिया थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन और एक दिया इनमें से कोई नहीं। आप सोचिएगा नाभिकीय संलयन तो ऑप्शन में है नहीं, आप किसमें टिक मार के आ जाइएगा, इनमें से कोई नहीं पर टिक मार के आ जाइएगा। इसको देखिए यही डिस्कशन है कि बच्चे को पूछते हैं मिशन कंप्लीट कर दिया, यस सर कंप्लीट, कैसे कंप्लीट किया होगा आप खुद समझ सकते हैं। लुसेंट में गलत था, सोचिए बच्चा लोग वही क्लब में जाके याद करता है, कितना लोग करेक्ट करता होगा। एसपीडी है, लुसेंट है, गलती नहीं कहिए, इसको कहिए मिसप्रिंट। कि बोलता कहा जहाँ बी है उसकी जगह डी दे देगा, जैसे हम लोग भी क्वेश्चन कभी टाइप करवाते हैं देखते हैं मिसप्रिंट कर देता है। मिसप्रिंट तो होता है इसमें जो बुक वाले को कुछ नहीं जाता, लेकिन पूरा बच्चे का भविष्य चला। जैसे अगर हम ये करेक्ट नहीं करवाते तो डी आप लोग रख के चले जाते। अगला प्रश्न हमारा, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए। समस्थानिक परमाणु, समस्थानिक परमाणु प्रोटॉन की संख्या समान होती है, क्या ही न्यूट्रॉन की संख्या समान, न्यूक्लियॉन की संख्या समान, इनमें से देख रहे हैं बच्चा रख के जा रहा है समान परमाणु क्रमांक भिन्न द्रव्यमान क्रमांक का विकल्प देख के आपके लिए क्या तैयार करते हैं। अगला, समस्थानिक बोलते हैं इस एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान, तो भाई इसको पहले ही गलत करें, परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है, ये सब तो पता ही है, दूसरे में प्रैक्टिस पे लाके चलिए। अगला है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप, वह नाभिक आइसोटोप फिर क्या हो गया, समस्थानिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या सभी या 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ अब प्रीवियस पढ़ देखिए, ठीक है। ये 1996 में पूछा ही, इसके साथ साथ 67वीं 68वीं में भी लगातार 2 साल आइसोटोप से यह क्या किया था, परेशान किया। इसमें अच्छा अच्छा बच्चा फंस के आ गया, ठीक, लेकिन हमको पता होता है कि कहां पर फंसाएगा तो पानी डिस्कस कर देते हैं। अगला, ऐसे 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न,
परंतु जिसके द्रव्यमान संख्या देखिए बदमाशी क्या है, हम अभी जस्ट बतलाए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है बराबर, तो प्रोटॉन शब्द उपयोग नहीं करके क्या लिखेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन का संख्या भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान, इसको समभारित कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं आइसोबार। अब ये हमारा टर्म जो है समभारित, इसको समझते हैं क्या। अब हमारा क्या है दूसरा जो शब्द है ये क्या है आइसोबार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं समभारित। देखिए समभारित, सम मतलब समान, सम मतलब क्या होगा समान, अब भारित मतलब हो जाएगा भार, भारित मतलब भार, भार कहने का मतलब द्रव्यमान क्रमांक, द्रव्यमान क्रमांक यानी कि जिनका द्रव्यमान क्रमांक क्या हो समान, यानी कि जैसे आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040। अब देखिए तो बाबू यहाँ परमाणु क्रमांक क्या है भिन्न है परंतु द्रव्यमान क्रमांक क्या है समान, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु द्रव्यमान क्रमांक समान, द्रव्यमान क्रमांक समान यानी कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर। पहले समझिए बात, समझ गए तो एग्जामिनर नहीं फंसा पाए। डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास, बट सेम मास, या दूसरा हम परिभाषा लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक क्या है प्रोटॉन के संख्या के बराबर, तो प्रोटॉन का संख्या भिन्न, प्रोटॉन का संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान क्रमांक समान, द्रव्यमान क्रमांक क्या हो जाए समान। अब बताएं कि किसी भी उदासीन परमाणु में, ठीक है न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन का संख्या किसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, तो एक और बदमाशी हम लोग क्या कर सकते हैं लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का संख्या भिन्न, इलेक्ट्रॉन का संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन पूछा है। वैसा परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान, उसको क्या कहेंगे समभार। लेकिन क्या ये दोनों समान तत्व के परमाणु है, तो भिन्न तत्व के परमाणु या भी लिख सकते हैं भिन्न तत्व के परमाणु, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं समभारित का परिभाषा, भिन्न तत्व के वैसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न हो, द्रव्यमान क्रमांक समान, प्रोटॉन का संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान क्रमांक समान, इलेक्ट्रॉन का संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान क्रमांक समान। और ये भी याद रखिए तत्व कैसा होना चाहिए भिन्न तत्व। नोट करें चल आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए उस क्वेश्चन से हम लोग इतना कुछ क्या कर सकते हैं। अगला देखिए क्या इसी में यहाँ देखते हैं तो और देख लेते हैं। ऐसे तो जिसमें तो समस्थानिक तो समझ गए,
ये हम लोग आइसोटोप समझ गए, ये हम लोग क्या समझ गए, आइसोबार समझ गए। तो ये वाला क्यों छोड़े, ये भी क्या लेते हैं, सम न्यूट्रॉनिक किसको कहते हैं, नाम से ही क्लियर है कि जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या क्या हो, समान। अगला क्या है, सम न्यूट्रॉन, नोट करके चलिएगा बाबू, काफी महत्वपूर्ण है। आइसो कौन सी किसको कहते हैं, सम मतलब समान, सब सम मतलब क्या हो जाएगा, समान, और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन का संख्या, न्यूट्रॉनिक मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या। तो जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या समान हो उसको क्या कहा जाएगा, सम न्यूट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन एक 3 लेड और हीलियम 2 4। अब देखिए यहाँ ना तो परमाणु क्रमांक समान है और ना ही तो द्रव्यमान क्रमांक समान है, तो क्या समान है, n बराबर 3 में से 1 गया तो, और यहाँ पर n बराबर 4 में से 2 गया तो वैसे परमाणु जिनका ना तो परमाणु क्रमांक समान हो ना ही तो क्या समान, द्रव्यमान क्रमांक समान, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है, समान होता है, उसको क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। सबको आज ही याद कर जाइएगा जाके, जितना डिस्कशन किए। जो भी नहीं एडमिशन लिए हैं ले लेंगे, आज के बाद फी बढ़ जाएगा, पहले भी बोला हर कोर्स का बढ़ेगा, ना केवल एमसी की बैच है, जितना है सबका बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक लॉकडाउन के बाद मिनिमम फी में पढ़ा रहे थे, लेकिन होता है कि मिनिमम फी में हम ही कर्ज में जा रहे हैं। तो जो मेरा था पहले जो नॉर्मल जो बेसिक है वो चार्ज कर दिया जाए, ताकि हम भी थोड़ा ये रहे, नहीं तो पता चलेगा कर्ज लेके कितना पढ़ाते रहेगा, हम लोग को तो रेट देना है सारा कुछ। तो आज के बाद सारा ठीक बढ़ गया, जैसा कि हम पहले टेलीग्राम पे नाउ किए भी हुए। अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, भाई परमाणु क्रमांक समान है तो भाई फिर क्या हो जाएगा हमारा, समस्थानिक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और चीज क्या किया, सम, ठीक है, समभारित का इंग्लिश क्या होता है, आइसोबार, है ना। देखिए इंग्लिश में, हिंदी में भी समभारित दिया, उसका विकल्प इंग्लिश में भी क्या दे दिया, आइसोबार। अगर वो परिभाषा आइसोबार वाला दे देता तो बच्चा फंस जाता, ए में टिक लगाए कि सी में टिक लगाए, होता है कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में कर देता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते, चारों में अगर देखा जाए तो चारों में किसका होता है, पोलोनियम। अगर चारों नहीं दे तो याद रखें सीजियम एवं जेनन, याद रखें सीजियम एवं जेनन जो है इसका सबसे ज्यादा क्या होता है, आपको आइसोटोप होता है। यहाँ तो 4 में पूछ रहा था, इस चारों में सबसे ज्यादा किसका, इस चारों में सबसे ज्यादा किसका है, पोलोनियम। वैसे सीजियम और जेनॉन जो है इसमें सर्वाधिक इसका क्या है, आइसोटोप। इसको क्या हुआ, हाँ सीजियम और जेनॉन का ज्यादा, देख लीजिएगा एक बार चेक कर लीजिए सीजियम जेनॉन। सुनाने के पहला, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, परमाणु जिनके प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न, अब आप ही लोग बतलाएंगे, एक कंसेप्ट बतला दिए, इसी से पता चल जाएगा कि परमाणु का संख्या समान, प्रोटॉन का संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न, इसको क्या कहते हैं, समस्थानिक। एक भारी नाभिक के जो, एक मिनट हेलो, हाँ हाँ
नहीं करेगा, 10 नहीं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो समझते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा है, इससे भी 2-3 कंसेप्ट हम लोग निकाल लेते। देखिए जैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, उसी प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसको क्या कहा जाता है, नाभिकीय अभिक्रिया का। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एक को कहा जाता है नाभिकीय, बाहर के बेच रहे हैं उसको बोले आज 1 घंटा, 1 घंटा 8 घंटा बोलेगा, लोहाट वाला है ना। नाभिकीय संलयन, और दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। दूसरा हमारा होता है जिसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन के नाम से हम लोग जानते हैं। नोट, नाभिकीय संलयन क्या है या नाभिकीय विखंडन क्या है। ऑडियो क्लियर है, ऑनलाइन वाले बतलाएंगे भाई। नमस्ते कोमल जी, बहुत दिन बाद देखी, ऑडियो क्लियर है। चल बहुत बढ़िया। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या। संलयन वर्ड मतलब होता है जुड़ना, संलयन मतलब होता है जुड़ना, और विखंडन मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक भारी नाभिक जो है वो टूट कर क्या देगा, हल्का नाभिक। इसमें हल्का नाभिक जुड़ कर क्या बना देगा, भारी नाभिक। कैसे है समझते हैं। जैसे यहाँ पे यूरेनियम 92,238 ये टूटता है तो ये हमको देता है थोरियम 90,234 और प्लस देता है हीलियम 2 और 4। तो यहाँ पर हीलियम 2 और 4 को ये अल्फा कण कहते हैं। एक प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि यूरेनियम के टूटने से किसका निर्माण होता है। इसको खरीद लिया क्या, अभी तक आया नहीं। ठीक, यूरेनियम के टूटने से क्या चीज का निर्माण होता है, तो यह क्या है, अल्फा कण का निर्माण होता है। तो यहाँ देखिए भारी नाभिक क्या है, हल्का नाभिक में टूट रहा, तो टूटने के लिए कौन सा वर्ड उपयोग किए, विखंडन उपयोग किए। और नाभिक टूट रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन चाहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। तो वैसा नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें भारी नाभिक टूटकर हल्का नाभिक देता है, क्या बोल देखने आया किस ठेला वाला सभी आता है, उसको क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। ठीक है, अब नाभिकीय विखंडन का उपयोग कहाँ होता है, पहला नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय संयंत्र। दूसरा एटॉमिक बॉम्ब जो बनाते हैं, परमाणु बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब जिसको कहते हैं, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का। देखिए हाइड्रोजन बम में किसका उपयोग होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये याद रखिए इसको। सब आज ही याद करेंगे, जितना लिखा चुके हैं उसको आज ही याद कर लेना है।
ऐसा कर लेना है कि अगर आपको कोई लुसेंट का मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस करने के लिए कह दे तो आप डिस्कस कर दीजिए, आपको देखना ना पड़े, इन्हें के बगल में कोचिंग खोल लीजिए, ठीक है, लुसेंट डिस्कशन क्लासेस। ठीक है, चलिए बात नहीं करेंगे। देख यहां तक नोट कर लिए कि यह हमारा नाभिकीय विखंडन है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर। अब देखिए न्यूक्लियर फिशन भी दो प्रकार का है, क्या संयंत्र है, संयंत्र। अब देखिए समझिए न्यूक्लियर फिशन दो प्रकार का, ये भी समझते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, एक होता है कंट्रोल जिसको हम लोग कहते हैं नियंत्रित, नियंत्रित, और दूसरा हमारा क्या होता है अनकंट्रोल, जिसको क्या कहा जाता है अनियंत्रित। इसी सबसे तो पूरा सवाल बन जाएगा। ठीक है, बोले देखिए घंटा चलो आगे आते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे समझते हैं, जैसे कोई ए था, यूरेनियम टूटा तो थोरियम, उसी तरह मान लीजिए ए जो टूटा, ए टूट गया बी और सी, सी आगे टूट गया डी और ई और बी, और सी टूट गया एफ और जी, तो आगे ये टूटते रहेगा, एक टूटा दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में, इसको चेन रिएक्शन का, इसको क्या कहते हैं चेन रिएक्शन कहते हैं, या इसको श्रृंखला अभिक्रिया का, इसको श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से, चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जब टूटते चला जाए लगातार, इसको क्या कहते हैं चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जाए तो बहुत घातक होता है। बार बार जो एक देश दूसरे को जो धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर बम विस्फोट कर देंगे, उसमें अनकंट्रोल रिएक्शन होगा। अनकंट्रोल मतलब एक बार पकाया तो ऐसा नहीं कि उसी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा, उसका वो आगे फूटते चलेगा। अब फूटते चलेगा, जहां जहां फैलेगा उस क्षेत्र को क्या करेगा विनाश कर देगा। तो अगर कोई कहता है कि भाई पाकिस्तान में फूटेगा तो पाकिस्तान ही जाएगा, ऐसा नहीं, उसका पूरा जहां जहां फैलते जाएगा उसका प्रभाव वहां तक चलते जाएगा। तो न्यूक्लियर बॉम्ब सब में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं, नाभिकीय संयंत्र में हम लोग उसको नियंत्रित करते हैं ताकि आगे नहीं बढ़े। तो याद रखिएगा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, बात बंद करेंगे, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया जो ये किसमें होता है बाबू, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि नाभिकीय संयंत्र में कैसा अभिक्रिया होता है, तो नाभिकीय संयंत्र में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। पॉइंट टू बी नोटेड, ये याद रखिएगा, कंट्रोल चेन रिएक्शन
नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होता है और नाभिकीय विखंडन के कारण अथाह उष्मा निकलता है। तो ऐसे दे देगा क्वेश्चन, वैसा अभिक्रिया जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होता हो और अथाह उष्मा निकलता हो, किसमें होगा? तो किसमें किया जाएगा? न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब सब जब विस्फोट होता है उसमें क्या होता है? अनकंट्रोल। बॉम्ब हम फोड़ दिए, उसका मेरा कोई नियंत्रण है? कोई नियंत्रण। एक बार पटाखा के लड़ी में आग लगा दीजिए, उसका कंट्रोल है? कितने भागेगा वो? तो वो चीज होता है। तो ये याद रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? कंट्रोल चेन रिएक्शन। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला कोई नहीं पूछा तो हम पूछ लेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, बर्बाद नहीं जाने। पहले समझिए, पहले समझना जरूरी है बाबू, यहाँ आए हैं तो समझिए। दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन, उतारने के लिए टाइम देंगे बाबू। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन, बात नहीं करेंगे। नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब दो हल्का नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करता है, उसको क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में क्या होता है? यह सूर्य का जो क्रोड है, बीच वाला हिस्सा है, इसमें हाइड्रोजन आपस में जुड़कर किसका निर्माण करता है? हीलियम का। और इसके कारण अथाह मात्रा में ऊर्जा जो है, उष्मा जो है वह बाहर क्या होता है? निकलता है। तो जब हल्का नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन। तो पूछ देगा सूर्य के ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत, तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत हमारा कौन है? तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। दूसरा बताएं, नाभिकीय संलयन के हमारा कौन आधारित है? हाइड्रोजन बॉम्ब आधारित है। और इसमें कौन चीज जुड़ता है? तो इसमें ड्यूटेरियम जो है वह किससे जुड़ता है बाबू? ट्राइटियम से जुड़ता है। तो हम क्या बताएं, जब दो हल्का नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करे तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य के क्रोड में मध्य भाग में हाइड्रोजन आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करता है। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अन्य कौन ऐसा क्रिया है जो नाभिकीय संलयन पर आधारित है? वह कौन है? हाइड्रोजन बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन जुड़ता है? तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जुड़ता है। यहां से ही शायद नोट करना था, अब नोट कर लिया। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आप लोग। इससे पीछे वाले तो नोट किए थे, इससे पीछे वाला ये सब नोट किए थे। ये भी नोट कर लिए। अब अगला आपने ये नोट, ये तो नोट क्या कर, ये नोट कर। चल आ गया। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अब क्वेश्चन क्या है, अब है एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिक में टूटने का प्रक्रिया क्या कहला, तो हमारा न्यूक्लियर फिशन। टूटना जहां है या क्या हो जाएगा, विखंडन। दूसरा कह रहा है परमाणु बम निम्न सिद्धांत पढ़ा है, तो एटॉमिक बम, तो एटॉमिक बम फिर किससे हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम आधारित बदमाशी क्या किया, परमाणु के बाद सीधे हाइड्रोजन, ये किसमें हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन किसका जुड़ने से, अगर ऐसे भी बदमाशी करते किसके जुड़ने से, तब क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम के जुड़ने से इसका क्या होता है, निर्माण। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, तो सबसे हाँ क्या एटॉमिक बम, इसी को न्यूक्लियर बम का, न्यूक्लियर बम ये आपको किससे है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो वही तो समझा रहे थे। हाइड्रोजन बम किससे हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से, ठीक है। अगला है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया, यह किसके द्वारा बनाया गया, फर्मी। इसी के सम्मान में क्या दिया गया, नाभिक का साइज, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है, नाभिक का आकार 10 का पावर -। परमाणु बम का सिद्धांत क्या है, फिर वही न्यूक्लियर बम जिसको कहते हैं, जहां न्यूक्लियर बम दे देगा तो यह क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। अगला सब, हाँ यहां देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए क्या है, सर्व प्राचीन शैल की आयु, यानी कि एंशिएंट रॉक जो है इसका आयु कैसे निकाला जाता, समझिएगा। और बेस्ट रॉक, देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों होता है। अगर कोई भी चट्टान का आयु निकालना है इसके लिए पोटासियम डेटिंग उपयोग किया जाता है, और दूसरा यूरेनियम डेटिंग का भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, कोई चट्टान सब है उसके लिए पोटासियम और यूरेनियम, और जीवाश्म अगर होगा, फॉसिल्स होगा, अगर जीवाश्म है फॉसिल्स है तो इससे भी किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग का उपयोग। याद रखिएगा, जिसमें पेड़ पौधा या जीवाश्म से संबंधित, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो, कार्बनिक पदार्थ, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग। जो चट्टान वाला चीज हो उसमें मैक्सिमम का आंसर क्या दिया जाएगा, यूरेनियम। लेकिन बहुत पुराना ज्वालामुखी फूट रहा है उससे संबंधित कोई निकालना हो तो किसका उपयोग करते हैं, पोटासियम आर्गन का। हालांकि देखिए सब प्राचीन सेल दिया है, इसमें आयु दे देना चाहिए कितना वर्ष पुराना, ये नहीं दिया, और विकल्प में दोनों दे दिया, यूरेनियम भी दे दिया और पोटासियम भी दे दिया। तो सीधे कह रहा तो यहाँ तो हम पोटासियम मजबूरी में लगा देंगे, लेकिन यूरेनियम भी हो सकता था अगर एक क्लियर नहीं किया। अगला रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ 3 चीज उत्सर्जित करता है, कौन कौन, अल्फा कण, बीटा कण और गामा। याद रखिएगा, रेडियो सक्रियता में क्या होता है, रेडियो सक्रियता में क्या होता है, तो नाभिक से 3 कण निकलता है, एक अल्फा कण या अल्फा किरण भी इसको कहते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा बीटा किरण, और तीसरा हमारा क्या होता है गामा किरण। अल्फा किरण पर कौन सा चार्ज, धन आवेश, बीटा पर कौन सा ऋण आवेश, और गामा पर कोई आवेश नहीं होता। तो रेडियो सक्रियता के दौरान 3 कण निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा पर पॉजिटिव, बीटा पर नेगेटिव और गामा पर क्या होता है, 0 होता है। इसको नोट करो, याद रखिएगा। अल्फा किरण जो है कोई धन आवेशित हीलियम नाभिक, कोई धनावेशित हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक, हीलियम जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, हीलियम जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा क्या है, अल्फा। बीटा क्या है, इलेक्ट्रॉन का धारा, इलेक्ट्रॉन का धारा, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गामा क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग,
वैध चुंबकीय तरंग, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक नो, जो हीलियम जो है यह 2 इलेक्ट्रॉन दे, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हीलियम पर कौन सा चार्ज है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं, अल्फा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। जिनको भी एमसीक्यू बैच में लेना होगा एडमिशन, तो आज तुम जरूर ले लेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो सक्रिय तत्व उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा, गामा, उपयुक्त सभी, तीनों उत्सर्जित करता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके कारण? नाभिकीय संश्लेषण, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है? तो किसमें निगेटिव चार्ज होता है? बीटा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। अब देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होता, जबकि परमाणु बम में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होता है। जब पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, नियंत्रित करके। और परमाणु बम में क्या होगा? अनकंट्रोल्ड होगा। ठीक है, अगला जो है, देखिए एक कॉन्सेप्ट से कितना बन रहा है, देखिए एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट भूल जाएगा। अगला क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य? कोबाल्ट निकल, अच्छा क्वेश्चन, देखिए यूपीएससी तक पूछा हुआ है। ठीक है, जिरकोनियम का उपयोग किया जाता है। जिरकोनियम क्या होता है? ईंधन का जो पाइप होगा उस पर लेप चढ़ा दिया जाता है। जैसे हम लोग लोहा पर जिंक का परत चढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार से ईंधन के पाइप पर लेप जिरकोनियम का चढ़ाते हैं, ताकि वह न्यूट्रॉन को अवशोषित ना करे। अगर जिरकोनियम का हम लेप नहीं चढ़ाएंगे तो वह न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा और न्यूक्लियर रिएक्शन को बाधित कर देगा। इसलिए किसका परत चढ़ाते हैं? जिरकोनियम का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होगा? लगभग किसके बराबर होगा? हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा के लिए उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 गामा किरण निकालता है। कोबाल्ट 60 किसका निकालता है? गामा किरण। और इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए, जो आपको रेडियोथेरेपी नाम सुना होता है, आप नाम सुनते होंगे रेडियोथेरेपी, कैंसर सब में, इस सब में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। तो कोबाल्ट 60 कौन सा किरण निकालता है? गामा। चलिए 10